हम लोग हिंदी में पदभाग के चौथे चैप्टर जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। आप चूँकि थर्ड चैप्टर देव के सवैये हैं, उसे आपके सिलेबस में वो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए दूसरे चैप्टर के बाद मैंने ये डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर को ही शुरू किया है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य पाठ में जयशंकर प्रसाद ने अपनी व्यथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आइए आज सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जानें। वो एक छायावादी कवि और उनकी पत्नी क्या होती है, पत्नी या प्रेयसी उनकी मर जाती है और वो उससे बहुत दुखी हैं। उनको जीवन में चारों तरफ निराशा ही दिखाई दे रही है। तो उनसे कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि वो तो कवि थे, वो लेखक भी थे, कवि भी थे, तो वो बहुत बड़े कवि थे। तो लोग बोले कि आपके अंदर जो इतना कुछ घट रहा है, आप इतने जो निराशावादी हैं, तो आप अपने मन की जो आपकी व्यथा है, उस भाव को आप उसे शब्दों का रूप दे के कविता का रूप दे दें। तो प्रसाद जी इनसे असहमत थे, लेकिन फिर भी दोस्तों के जोर देने पर उन्होंने ये कविता आत्मकथ्य लिखी। यह कविता सबसे पहले 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। इसमें जयशंकर प्रसाद ने जीवन के कथित यथार्थ और अभाव का बहुत ही मार्मिक रुला देने वाला, मार्मिक का अर्थ बहुत ही रुला देने वाला, आत्मा को भाव विभोर कर देने वाला, अर्थ में उसका क्या लिखा है। और इसी के बाद वो बताते हैं कि वो उनके जैसे व्यक्ति, उन्हीं की एक जीवन की एक दुख भरी कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग पढ़कर वाह वाह करेंगे, तो उसमें विनम्रता भी है। और इस कविता में उन्होंने अपनी पीड़ा की गहराई को कुशलतापूर्वक प्रकट किया है। अपनी किताबें खोलिए, चलिए पहला लाइन पढ़िए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई है और ये जयशंकर प्रसाद के दोस्तों ने उन्हें बहुत फोर्स किया था कि वो जब बहुत व्यथित थे तो वे अपने बारे में कुछ लिखें ताकि उनका मन शांत हो। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिखते हैं मधुप का अर्थ होता है भौरा, और यहाँ मधुप का अर्थ क्या है इस कविता में, मन रूपी भौरा। तो जयशंकर प्रसाद बोलते हैं कि पता नहीं यह मन रूपी जो भौरा है या आज अपनी कौन सी कहानी कहना चाहता है। उस मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। कि वह क्या कहना चाहता है कि आज इतनी सारी पत्तियां गिर रही है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि के मन में बहुत सारी, यहाँ पत्तियां का अर्थ उनकी बीती यादों से है कि उनके मन में भी आज बहुत सारी जो पत्तियां हैं, जो बहुत सारी पुरानी यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो आने लगी है। और उनका जो इस स्मृतियों को याद कर उनका जो मन है बहुत दुख का अनुभव कर रहा है। आगे देखिए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि यहाँ क्या कहते हैं कि आकाश तो अनंत है, उसका कोई छोर है। तो हमारा जो मन जब सोचने लगता है तो वो क्या है, अंतहीन विस्तार है जिसका कि कोई छोर नहीं है। तो कवि कहते हैं कि मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे किए हुए काम की हंसी उड़ाया करती है। तो कवि कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तो समझ गए कि मन के इस अंतिम विस्तार में जीवन की ऐसी अनेक यादें हैं
जो कि मेरी ही निंदा कर रही है, तो मेरी ही हंसी उड़ा रही है, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए कि तुम लोग मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो? मेरा जीवन तो एक खाली घड़े की तरह है, एक गागर की तरह है, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा। चलिए अब अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी दुख भरी कहानी को सुनकर आत्ममुग्ध रस विभोर होने वाले लोगों, कि तुम ऐसा मत समझ लो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। कवि कहते हैं कि यह बहुत ही विडंबनापूर्ण बातें होंगी। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि क्या बोलते हैं कि यह बहुत ही हंसी उड़ाने वाली बात होगी, यह बहुत ही उपहासजनक बात होगी कि मैं सीधेपन की हंसी उड़ाऊं। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि कवि को अपने भोलेपन के कारण बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ी है। यदि वह अपने सीधेपन का मजाक उड़ाता है तो यह उसके लिए विडंबना ही होगी। वो कवि क्या कहते हैं फिर? ऐसा लगता है कि कवि को अपने सीधेपन के कारण बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ी है, और यदि अपनी वह सरलता का उपहास करते हैं तो यह उनके लिए विडंबना ही होगी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि इतने निराश हैं कि उनको लगता है कि उनके जीवन में बहुत ही दुख है, पर उनके जीवन में कुछ सुख के क्षण भी आए हैं। तो फिर कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं उस मधुर चांदनी रातों की कहानी किस प्रकार गाऊं। चांदनी रात में खिलखिलाकर जो मेरी प्रेयसी से जो मेरी बातें हुई थी उसका मैं वर्णन कैसे करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि क्या कहते हैं कि अब कवि कह रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं अपने दोस्तों के बारे में, कहते हुए बताते हैं कि क्या क्या बातें हुई, तो मैं उस बातों का वर्णन कैसे करूं। मुझे वह सुख तो मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देख रहा था। उसका सपना देखते देखते ही मैं जाग गया। जो सुंदर सपना मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, उसकी कहानी मैं कैसे कहूँ। अर्थात क्या, कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उन्हें मिलते मिलते रह गया था। इस तरह सुख से वंचित रह जाने की दुखमय गाथा का वर्णन करना कवि के लिए अत्यंत कठिन सिद्ध हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अब अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की
मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। अब इसमें कवि क्या बोलते हैं, वो अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी जो नहीं है उनके पास, जो बिछड़ चुकी है, उसके बाद उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे कर रहे हैं कि जब आप देखते होंगे कि जब सुबह जिस समय पौ फटता है, जिस समय सूर्य की किरणें आसमान में आती है, तो उस समय आप आसमान कितनी मतलब आसमान की सुंदरता क्या है, बढ़ जाती है, आसमान बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो वो अपनी प्रेयसी के गालों की जो कल्पना है, उसकी सुंदरता का बखान उसी से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कवि कि कवि कहते हैं कि जिसके लाल गालों की सुंदर उन्मत्त छाया में प्रेम भरी सुबह मृदुल अनुराग से परिपूर्ण अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी, उस सुखद क्षणों के स्मृति ही उनके दुख भरे जीवन में कुछ पलों की खुशी दे जाती है। क्लियर? कवि अब देखिए यहाँ कवि क्या कहते हैं, लाइन फिर से देखिए कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक को पंथा की, शिवं को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कितना दर्दनाक वर्णन है। कवि क्या बोल रहे हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि तुम, मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जिसकी मतलब कि जो सुबह भी है उसकी मतलब प्रेम भरी मृदुल अनुराग में अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी, और उसकी स्मृति ही मेरे जैसे दुखी व्यक्ति के जीवन का आधार बनी हुई है। मीन्स उसकी यादें ही उनके कवि के जीने का आधार है। तो फिर कवि अपने मित्रों को संबोधित करके कहते हैं, क्यों मेरे अंतरात्मा की तुम बखिया उधेड़ना चाहते हो, क्यों मेरी उस यादों को तुम देखना चाहते हो जैसे किसी गुदरी। कंथा का मतलब क्या होता है, गुदरी। आप अपने घर में भी देखते होंगे कि आपकी मम्मी या दादी वो छोटे छोटे कपड़े जो बच जाते हैं उनको एक बड़े कपड़े पर बिछा के उसको सिलाई करती है और उसको फिर सोने के या ओढ़ने के काम में लाया जाता है, जिसको कंथा या गुदरी बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरी यादों को मत कुरे दो, क्योंकि तुम इसको अगर अलग अलग कुरे दोगे तो मेरी गुदरी की सिलाई पूरी खुल जाएगी, समूची यादें एकदम अलग अलग हो जाएगी। तो भाव क्या है कि भाव यही कहते हैं कि मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। मेरी जो यादें हैं अपनी पत्नी की या प्रेयसी की, वो मैंने अपने अंतर्मन में बहुत संभाल कर रखी हुई है। हाँ, तो मेरी मधुर स्मृति को तुम मत उधेड़ो, इससे तुम्हें कोई आनंद नहीं होगा, बल्कि इससे क्या होगा कि दुख ही प्राप्त होगा। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं अपने इस छोटे से जीवन, छोटे से जीवन क्या, जीवन तो अभी वो जिंदा है, बाकी है छोटे से जीवन जो वो अपनी पत्नी या प्रेयसी के साथ बिताए हैं, जो बहुत कम समय तक ही उनके साथ रही और उन्हें छोड़कर चली गई। तो फिर कवि कहते हैं कि इस छोटे से जीवन की बड़ी कहानी मैं कैसे आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं दूसरों की कहानियाँ सुनता हुआ ही चुप रहूँ, मैं कुछ उस पर कोई विवेचना ना करूँ, तो इसलिए मैं चुप रहूँ। उन्हें लगता है कि दूसरे लोगों के लिए उनकी आत्मकथा का कोई उपयोग नहीं है। कवि आगे यही कह रहे हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि इतने छोटे से जीवन में ही उन्हें इतना दुख सहना पड़ा है,
तो इसलिए वे चुप रहकर दूसरों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए उनकी जो आत्मकथा है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और जो दोस्त तुमको फोर्स कर रहे हैं कि तुम मतलब इतने उदास क्यों रहते हो, तुम अपने मन के भावों को, अपनी आत्मकथा को लिखो, तो ये आत्मकथा लिखने का अभी समय भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो हृदय की तकलीफ़ है, उनकी जो मन की तकलीफ़ है, वो अभी क्या है, सोई हुई अवस्था में है। वो क्या है, अभी सोई हुई है, उसको कुरेदने का भी समय नहीं है। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे एक बार फिर आप पढ़ेंगे, इसका भावार्थ आप लिखेंगे